नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आईपीओ के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो आईपीओ है, हम उसे दो कैटेगरी में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले वो लोग जो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो हमेशा जीएमपी का वेट करते हैं। जीएमपी अगर अच्छा होगा, लिस्टिंग गेन अच्छी होगी, तो वो बाहर हो जाते हैं जिस दिन स्टॉक लिस्ट हो जाता है। दूसरी वो एक कैटेगरी है जो इस स्टॉक के अंदर पैसा इसलिए निवेश करना चाहती है ताकि वो इसके ग्रोथ का पार्ट बन सके, डिविडेंड कमा सके और इसकी ग्रोथ के अंदर लंबे समय तक निवेशित रह सके। तो जो पहली कैटेगरी है, जो जीएमपी में खाली लिस्टिंग करना देखना चाहती है, तो उसे हम दो पार्ट में देखेंगे, जीएमपी और ब्रोकर्स के रिव्यू। दूसरी जो कैटेगरी है, जो लंबे समय के लिए मार्केट के अंदर निवेशित होना चाहती है, उसे हम पांच पार्ट में देखेंगे। वैल्यूएशंस के आधार पे, सोल्वेंसी के आधार पे, एफिशिएंसी के आधार पे, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर और एसेट की क्वालिटी के आधार पे। राइट। तो ये पांच तरीकों से हम देखेंगे कंपनी कितनी ज्यादा मजबूत है और एक ओवरऑल 360 डिग्री व्यू हमें पता चल जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले उस शॉर्ट टर्म कैटेगरी को डिसाइड करते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म पर ये कंपनी कैसी लग रही है, क्या हमें लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के जीएमपी के ऊपर, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जैसा कि जो जीएमपी है वो अराउंड 20% ऊपर है, यानी 76 का ऑफर प्राइस है, उस पर आपको 15 रुपए ज्यादा मिलेगा, यानी 20% अपसाइड है। ठीक। तो जीएमपी ठीक ठाक है। मुझे जीएमपी, अगर मेरा पर्सनल व्यू हो तो मुझे इस जीएमपी पे पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये जीएमपी भी शेयर के प्राइजेस की तरह ही वॉलेटाइल होते हैं। और अभी ये जो आईपीओ है वो अराउंड 2 तारीख से ओपन होगा और 6 तारीख को इसकी क्लोजिंग डेट है। तो जीएमपी भी शेयर प्राइस की तरह वोलेटाइल होते हैं, तो 20% के जीएमपी पे पैसे लगाना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। एटलीस्ट 50% होता है, तो अगर जीएमपी में ड्रॉ डाउन भी आया तो 25 से 30% की लिस्टिंग गेन तो हम पा सकते हैं। लेकिन अगर 15%, 15 रुपए अगर ऊपर है, यानी 20% ऊपर है, तो अगर इसमें डाउन साइड आता है तो 5 या 3% बचेगा। और उसमें भी अगर लिस्टिंग गेन के अंदर कोई नेगेटिव चीज हो गई तो 10% का डाउन फॉल हमें देखने को मिल जाएगा। तो 20% का जीएमपी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं, ब्रोकर्स का जो रिव्यू है वहां पे हम देख रहे हैं कि अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें 25% लोग एक्टिव हैं। मैं अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी केवल 25% है। न्यूट्रल व्यू किसी का नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं 2 लोग। 2 लोग अवॉइड कर रहे हैं, एक कह रहा है अप्लाई करें, एक कह रहा है कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही एक, अगर कंबाइन किया जाए तो एक न्यूट्रल व्यू हमारे सामने रखा जा रहा है, यानी कि 2 - 2 = 0, यानी किसी भी तरीके का कोई आंसर नहीं है। तो ब्रोकर्स की तरफ से कोई भी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी गई है। जीएमपी भी मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो ये दो आंकड़ों पर मैं प्रेफर करूंगा कि हमें ओला इलेक्ट्रिक को एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं प्रेफर करना चाहिए। करंट सिचुएशन में ये डाटा अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ये 20% बढ़ के 50, 55, 60 होता है तो डेफिनेटली आप इसे देख सकते हैं। करंट सिचुएशन में मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अब चलते हैं दोस्तों उस कैटेगरी की ओर जो इसके अंदर पैसा निवेश करके इसकी ग्रोथ का पार्ट बनना चाहती है। तो देखते हैं क्या ये कंपनी उतनी कैपेबल है कि ये हमारे पैसे को ग्रो कर पाए, या फिर इन्हें खुद जरूरत है अभी पैसों की। तो चलते हैं दोस्तों फंडामेंटल की ओर। फंडामेंटल, जैसा कि मैंने यहाँ पे सारा डाटा पुल आउट कर लिया है, और यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूंगा कि ये कंपनी उन सभी पैरामीटर पर फिट बैठ रही है या नहीं। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो लेंगे। यहाँ पे हमें सारी क्लियरिटी हो जाएगी कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट में है या नहीं। तो सबसे पहले मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल्स इन्होंने 2600, ये देखिए यहाँ पे जो भी डाटा है वो 3 साल का एवरेज है। राइट। यानी कि 2022, 23, 24 का ये एवरेज डाटा है, उसको मैंने यहाँ पे एवरेज करके नोट डाउन किया। ये पूरा डाटा एवरेज में है। तो रेवेन्यू जो है इनका 2671 करोड़ का आया है। राइट। और लेकिन 2671 करोड़ का रेवेन्यू है, अच्छी चीज है, लेकिन इनका जो एक्सपेंस है वो 3778 करोड़ का है। यानी कि इनके खर्चे इनके रेवेन्यू से ज्यादा है। जितना इन्होंने माल बेचा
जितना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया उससे ज़्यादा इनका खर्चा हो गया। अगर मैं कंपेयर करूं टोटल एक्सपेंस से, तो 41% ज़्यादा खर्चा ये कर रहे हैं। आइडल कंपनियां जो होती हैं वो 90% के अंदर उनका खर्चा होता है, लेकिन इनका खर्चा 100% से ज़्यादा यानी 41% ज़्यादा खर्चा है। सेल्स के कंपेयर में देखें तो 41.45% ज़्यादा खर्चा है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग है, क्योंकि जब खर्चे आपके ज़्यादा होंगे आपके रेवेन्यू के कंपेयर में, तो कंपनियां नुकसान कर रही हैं। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही लॉस में है, 1280 करोड़ रुपए लॉस में है कंपनी के। ठीक है, प्रॉफिट में नहीं है। 3 साल के एवरेज में कंपनी नेट लॉस कर रही है। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि ये इनके खर्चे ही ज्यादा हैं। जो अदर कॉस्ट दिख रही है 24 से 34% के आसपास आ रही है, तो डेफिनेटली ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इस पर ध्यान देना चाहिए। इतने ज्यादा एक्सपेंस के साथ वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। राइट, आगे चलते हैं, कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन से जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी ऑपरेटिंग काम कर रहे हैं, जो आउटलेट्स इन्होंने खोले हैं जहाँ पे वो सेल्स के स्टाफ बैठा कर रखे हैं, राइट, उनके द्वारा जो सेल्स करवा रहे हैं, मार्केटिंग करवा रहे हैं, यानी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे भी उन्हें कोई मुनाफा नहीं आ रहा है। नेट में कैश लॉस है, कोई पैसा इनका नहीं निकल रहा है, वो भी पैसा लूज कर रहे हैं। ये 3 साल के एवरेज का डाटा है। परचेसिंग की बात करें तो कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने अभी तक की कि नहीं की है, यानी कि कोई कैपेक्स अभी तक किया है कि नहीं, तो 71 लाख का कैपेक्स किया है लास्ट 3 साल के एवरेज में। तो कैपेक्स भी कोई खास नहीं है, कहीं भी कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रही है। तो कंपनी के पास, पहली बात तो कंपनी के पास पैसा आ ही नहीं रहा है, तो कैपेक्स होगा कहाँ से, राइट। तो जब तक कंपनी खुद कमाएगी नहीं तब तक कोई कैपेक्स कंपनी के पास नहीं दिखाई देगा। जिन्हें डिविडेंड के रूप में इस कंपनी में निवेश करना है, तो कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है। ठीक है, तो जो डिविडेंड में निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी से दूर हो जाएं, कोई पीएसयू कंपनी में निवेश करें। डिविडेंड वाला जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है डेफिनेटली जाके देख ले, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि डिविडेंड कंपनियों को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो डिविडेंड जो पे, ये कंपनी जो है डिविडेंड नहीं पे कर रही है। ठीक है, जीरो डिविडेंड है। अब थोड़ा इनकी ऑफर की बात कर लेते हैं। तो ऑफर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 76 रुपीज का ऑफर है। तो सस्ता प्राइस है, तो ये देख के निवेश ना करें। कंपनी के फंडामेंटल कुछ भी खास नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, ऑपरेशन से भी पैसा नहीं बन रहा है, और कोई कैपेक्स कंपनी नहीं कर रही है, डिविडेंड भी नहीं देती है। फ्रेश इशू की मैं अगर मैं बात करूं तो 72.37 करोड़ शेयर्स इन्होंने फ्रेश इशू के लिए, ऑफर फॉर सेल 8.5 करोड़ है। तो टोटल जो इशू का साइज है वो 80.87 करोड़ शेयर्स का है। ठीक है, वैल्यू में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 80.87 इंटू 76 कर देंगे तो वैल्यू में ये डाटा हमें मिल जाएगा। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की 480 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 369 प्लस 76 कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, जो हमें आने वाले समय में बैलेंस शीट के ऊपर दिखाई देंगे। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर 100 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं तो वो कंपनी लगार्ड हो जाती है। और ऐसी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो कंपनी खुद लॉस में है। प्रॉफिटेबल कंपनी है तो वो सरवाइव करती रहती है, लेकिन मैंने हमेशा पाया है कि 100 करोड़ के अंदर की जो कंपनियां हैं उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती, स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन नहीं होता है। इतनी ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स निकलने का मतलब है कि इनके बहुत सारे ऑनर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो 480 से ज्यादा इनके नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिखाई देंगे। तो ये कंपनी लॉस में भी है, खर्चे भी नहीं संभाल पा रही है, ऑपरेशन से भी पैसा नहीं निकल रहा है, कैपेक्स भी नहीं कर रही है, डिविडेंड भी नहीं दे रही है, और साथ ही इनके नंबर ऑफ शेयर्स भी 400 से ज्यादा है। तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड करूंगा, कंपनी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे हमने देख लिया, इनके ऑफर प्राइस को भी देख लिया, राइट। फेस वैल्यू 10 की है तो ठीक है, नॉर्मल है। अब चलते हैं हम इनका एसेट क्वालिटी देखने की कोशिश करते हैं। तो एसेट क्वालिटी की अगर बात करें तो ओके ओके दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन एक चीज है कि टोटल लायबिलिटी के कंपेयर में कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, यानी टोटल लायबिलिटी कंपनी के पास ज्यादा है। तो ओके ओके है एसेट क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया भी नहीं है। वर्किंग एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो वर्किंग एफिशिएंसी इनकी बहुत अच्छी है। वर्किंग एफिशिएंसी के बारे में तारीफ करना चाहूंगा। जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत मेहनत से कर रहे हैं, सारी टैक्टिक्स अपना रहे हैं,
लेकिन इनके पास इतने ज़्यादा ये अपने काम में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि अपने खर्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन उसको अच्छे से ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्किंग एफिशिएंसी इज गुड, बट प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी बहुत खराब है। कैश फ्लो से भी उनको कुछ नहीं आ रहा है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑपरेशन से ही कुछ नहीं आ रहा है। ऑपरेशन ही नेगेटिव है तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में ही होगा। दूसरी तरफ चलते हैं, वैल्यूएशंस के आधार पे देखें तो वैल्यूएशन देखिए तभी बनता है जब कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव हो। अगर कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव नहीं है तो वैल्यूएशंस नेगेटिव ही माने जाएंगे। वैल्यूएशंस नेगेटिव होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नेगेटिव होगा। इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी जस्टिफाई नंबर्स नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। जब तक वो खुद को ग्रीन ना कर दे तब तक ये नंबर्स लॉस में ही माने जाएंगे। राइट। सोलवेंसी की बात जैसे मैंने की कि यहाँ पे सोलवेंसी रेशियो आ चुका है, डेब्ट टू करंट एसेट्स ये भी सब कुछ ठीक है। तो सोलवेंसी रेशियो भी बहुत ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एसेट्स की जो क्वालिटी है वो ओके ओके है। कहीं ना कहीं इनके लिए एक हल्का फुल्का बर्डन देखने को मिलता रहता है इनकी कंपनी के अंदर। तो एसेट क्वालिटी ओके ओके है। और जहाँ तक ये बात करें कि इनके डेब्ट टू जो सोलवेंसी रेशियो है वो भी ठीक है। वर्किंग एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है। वर्किंग एफिशिएंसी ये लोग ने बहुत अच्छी संभाल के रखी है, यानी प्रोसेस इन्होंने काफ़ी अच्छे रखे हैं। राइट। उस पर काम अच्छा कर रहे हैं। कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो वो नेगेटिव है, प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव है, और इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और ये इनका जो नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि जो पेडअप कैपिटल है, वो भी 100 CR से 400 CR से ऊपर जा रहा है। तो ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करना किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता है बेनिफिशियरी होगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से एक ओवरव्यू हम देखें तो जीएमपी 20% चल रहा है। राइट। ब्रोकर्स की तरफ से न्यूट्रल व्यू है, किसी भी तरीके की एक एग्रेसिवनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इग्नोर करना चाहिए जब तक जीएमपी 40 से 50% के अबो ना चला जाए, या 40 या 50% भी पहुंच जाता है तो भी हम इस पर नजर बना सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन, ओनली लिस्टिंग गेन। उसके बाद हमें बाहर हो जाना है। दूसरा, जिन्हें लंबे समय के लिए निवेश करना है अवॉइड करिए। कोई भी दो राय नहीं है, कंपनी बिल्कुल ही लॉस मेकिंग है और कहीं से भी मुझे अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा रही है। 1280 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी ने एडमिट किया हुआ है। राइट। मार्जिन्स भी कंपनी के बिल्कुल ही लॉस में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एनपीएम जो है 47% का एनपीएम, यानी कंपनी मेहनत बहुत कर रही है। ठीक है, मार्केटिंग कर रही है, सेल्स के स्टाफ बैठा रही है, आउटलेट्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए 47% तक आंकड़ा गया है। लेकिन ये लॉस में है। ठीक। ये मार्केटिंग में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि ये अपने खर्चों को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो 41% तक खर्चा होना ये किसी भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। खाली ब्रांड्स को देख के निवेश मत करिए, नहीं तो पेटीएम जैसा हाल सभी का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आईपीओ का रिव्यू? दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो केवल एक ब्रांड वैल्यू देख करके किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। जैसे अभी पेटीएम में बहुत लोगों ने सोचा कि ये ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है तो इसमें निवेश कर देते हैं, पैसा इसमें बन जाएगा। दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होता है, एक 360 डिग्री व्यू रखना पड़ता है। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपका पैसा फंस जाएगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करना भी आपने बंद कर दिया है। राइट। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।